स्टीव हलचल भरे बड़े शहर में न जाने कब से अकेले ही संघर्ष कर रहा था। जब उसने पहली बार अपना सामान बांधा और बड़े शहर की ओर रुख किया तो वह महत्वाकांक्षा और इतने जीवन सपनों से लैस था कि वे सच होना तय लगते थे। लेकिन अब वे सपने दूर की गूंज की तरह लगते थे, जो इस अथक भागदौड़ और पूरे एक दशक के बलिदानों में खो गए थे। उसने एक बेहद कठिन जीवन से संघर्ष किया था, अंतहीन बिलों को चुकाते हुए और एक प्रेम कहानी के घावों को सहलाते हुए जो धूल में मिल गई थी। अपना सब कुछ, अपना समय, ऊर्जा, यहाँ तक कि खुद के हिस्से भी त्यागने के बावजूद उसके सपने और दूर होते चले गए। जिन दोस्तों पर वह कभी निर्भर रहता था वे सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए थे और स्टीव को ऐसे पीछे छोड़ गए जैसे वह कोई ऐसी याद हो जिसे वे खुशी खुशी भुलाना चाहते थे। कोई विकल्प न बचने और लड़ने के लिए कुछ भी न रहने पर स्टीव ने सब कुछ समेटने का कठिन फैसला किया। उसने अपना बचा खुचा सामान बेच दिया, एक टिकट खरीदा और अपने गृहनगर वापस चला गया। लेकिन एक नायक की तरह स्वागत होने के बजाय स्टीव को सीधे आलोचना का सामना करना पड़ा। उसकी मां ने आह भरते हुए कहा कि उसका बेटा इतने सालों बाद शहर से खाली हाथ लौट आया है और अब वह परिवार पर और बोझ बनेगा। उसके पिता, जो स्पष्ट रूप से चिढ़े हुए थे, ने अपनी निराशा छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। नौकरी ढूंढो, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, जैसे वे उम्मीद कर रहे थे कि स्टीव तुरंत काम पर लग जाएगा। लेकिन स्टीव, जो पूरी तरह से थका हुआ और निराश था, अपने दिन सोफे पर पड़े पड़े बिताता था, इतना हारा हुआ कि उसे किसी बात की परवाह ही नहीं थी। उसकी बहन भी कुछ कम कठोर नहीं थी। वह बिना किसी झिझक के ठंडे, चुभने वाले शब्द फेंकती थी। उस रात जब स्टीव ने खुद को समझाने की कोशिश की, अपने संघर्षों को साझा करना चाहा, तो उसकी बहन ने मुंह फेर लिया। उसकी बर्फीली उदासीनता उसके चेहरे पर एक तमाचे की तरह थी। अगली सुबह चारों तरफ से दबाव में स्टीव को नौकरी खोजने के लिए घर से बाहर धकेल दिया गया। एक के बाद एक साक्षात्कार में उसने कोशिश की, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। वह हर प्रयास में असफल रहा। उसकी घबराहट और आत्मसंदेह ने उसे हर मोड़ पर गिरा दिया। निराशा की हद तक पहुंचकर उसके पिता ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। स्टीव को अपने साथ घसीटते हुए वह एक दोस्त के पास गए जो कार किराए पर देने वाला एक बड़ा व्यवसायी था और जिसकी शानदार प्रतिष्ठा थी। लेकिन जैसे कि ब्रह्मांड कोई क्रूर मजाक कर रहा हो, वे उस दोस्त और उसकी पत्नी के बीच चल रहे एक भयंकर घरेलू झगड़े के बीच पहुंचे। आखिरकार बहस इतनी बढ़ गई कि दोस्त को अस्पताल ले जाना पड़ा, जिससे स्टीव और उसके पिता अजीब सी खामोशी में फंस गए। कोई उपाय ना सूझने और धैर्य खो देने पर स्टीव के पिता ने उसे एक स्थानीय स्टोर में कैशियर की नौकरी करने का निर्देश दिया। अनिच्छा से स्टीव कतार में लग गया, लेकिन किस्मत के खेल अभी खत्म नहीं हुए थे। जब वह वहां खड़ा था तो उसकी मुलाकात जैन से हुई, जो उसके हाई स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की थी। उन दिनों जैन एक चमकता सितारा थी, सबका ध्यान उसी पर रहता था। वह सब कुछ थी जो स्टीव नहीं था। जहां वह एक शांत लड़का था जो किनारे पर रहता था, वहीं जैन सुर्खियों में रहती थी। समय जैन पर मेहरबान रहा था। वह एक सफल टीवी रिपोर्टर बन गई थी जो अपनी पहचान बना रही थी और कहानियों का पीछा कर रही थी। स्टीव को उस लाइन में देखकर वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी कि बड़े शहर में 10 साल बाद उसकी जिंदगी कैसी रही। स्टीव का पेट में खलबली मच गई। वह अपनी असफलताएं स्वीकार नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने झूठ बोल दिया। एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसने कंधे उचकाते हुए दावा किया कि वह रिटायर हो गया है और बस यूं ही यहां है। लेकिन जैन को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसका उस लाइन में होना ही उसकी सच्चाई बयां कर रहा था। बाद में उस दिन स्टीव घर लौटा तो उसे अपने पिता के गुस्से का सामना करना पड़ा। जब कैशियर की नौकरी के बारे में पूछा गया तो स्टीव ने यह कहते हुए टाल दिया कि वह इसके लिए उपयुक्त नहीं है। उसके रूखे जवाब ने उसके पिता के गुस्से को और भड़का दिया। उसके पिता ने गुस्से में फेंकने के लिए कुछ उठाया, लेकिन उसकी मां और बहन ने बीच बचाव किया और मामला बढ़ने से पहले उसे रोक दिया। एक नरम तरीका अपनाते हुए उसकी मां ने स्टोर में खरीदारी करते समय स्टीव को समझाया, डांटने के बजाय सलाह दी। उसने कहा कि अब समय आ गया है कि वह एक जिम्मेदार भाई और अपनी बहन के लिए एक अच्छा आदर्श बने। उसने स्वीकृत किया कि वह इतना बड़ा हो गया है कि अपनी जिंदगी को जैसा चाहे वैसा आकार दे सकता है, लेकिन उसे याद दिलाया कि एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना भी मायने रखता है। फिर एक हल्के फुल्के अंदाज वह उस मालिश वाली कुर्सी पर बैठ गई जिसे वह हमेशा से चाहती थी और मजाक में कहा कि अगर स्टीव उसे किसी दिन वह खरीद कर दे तो वह उसकी आभारी रहेंगी। इससे पहले कि स्टीव उस दिन की बातों को पूरी तरह से समझ पाता, उसका फोन बजा। यह जैन थी जो मिलना चाहती थी, बिना पैसों के और यह भी ना जानते हुए कि बिना मदद के दिन कैसे गुजरेगा। स्टीव ने अपना स्वाभिमान ताक पर रखकर अपनी मां से थोड़े पैसे उधार लिए। एक रेस्तरां में जैन से मिलकर उन्होंने हाई स्कूल की यादें ताज़ा करते हुए समय बिताया। स्टीव के पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। उस समय उसकी जिंदगी नीरस और साधारण थी। उसे यह एहसास नहीं था कि जैन ने कभी उसे अलग नजर से देखा था।
स्कूल में वह उसके शांत आकर्षण, उसके आत्मविश्वास से भरे अंदाज की प्रशंसा करती थी। लेकिन ये सब अतीत की बातें थीं। अब उसकी अपनी कहानी थी। एक परिवार, एक करियर और हाल ही में एक तलाक। एक मौका देखकर स्टीव ने अपना आकर्षण दिखाने की कोशिश की, लेकिन जेन ने उसे वही रोक दिया। इसके बजाय उसने अपनी दुविधा बताई। टीवी स्टेशन पर उसके बॉस ने उसे एक दिल को छू लेने वाली डॉक्यूमेंट्री बनाने का काम सौंपा था। शुरुआत में जेन ने एक युद्ध अनुभवी सैनिक पर कहानी बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन एक त्रासदी हुई और फिल्मांकन शुरू होने से पहले ही उसके विषय की मृत्यु हो गई। एक नए एंगल की तलाश में उसने स्टीव के जीवन का दस्तावेजीकरण करने का विचार रखा। एक ऐसा व्यक्ति जो सपने लेकर शहर गया था, लेकिन खाली हाथ घर लौट आया। स्टीव दंग रह गया। न केवल उसका झूठ पकड़ा गया था, बल्कि जेन उसे अपनी असफलताओं को कुछ सार्थक बनाने का मौका दे रही थी। हाई स्कूल की यादें उसके दिमाग में कौंध गई। उसकी पुरानी नोटबुकें जो स्क्रिप्ट से भरी थी, वे सपने जो उसने कभी फिल्मों के माध्यम से कहानियां सुनाने के देखे थे। अपनी मां द्वारा उन धूल भरी पन्नों की खोज से प्रोत्साहित होकर स्टीव को उम्मीद की एक किरण महसूस हुई। यह आसान नहीं था, लेकिन उसने अपने स्वाभिमान को किनारे कर दिया। अपने सपने के लिए, कुछ वास्तविक बनाने के मौके के लिए स्टीव ने हाँ कह दिया। अगली सुबह स्टीव खुद को कैमरे के सामने अपने साक्षात्कार के लिए तैयार पाया। जेन, जो हमेशा से परफेक्शनिस्ट थी, ने उसे बड़े शहर में अपने जीवन के बारे में बताने का निर्देश दिया। उतार चढ़ाव, संघर्ष, लेकिन स्टीव, जो कभी भी बोलने में माहिर नहीं था, अपने शब्दों में लड़खड़ा गया। एक के बाद एक टेक में जेन ने उससे कहानी उगलवाने की कोशिश की, लेकिन उसकी असहजता बहुत ज्यादा साबित हुई। निराश होकर उसने अंततः केवल स्टीव पर ध्यान केंद्रित करने का विचार छोड़ दिया। इसके बजाय उसने अपना लेंस उसके परिवार की ओर मोड़ दिया, इस उम्मीद में कि उसे एक अधिक भावनात्मक एंगल मिलेगा। लेकिन यह योजना बुरी तरह से उल्टी पड़ गई। उसके परिवार के लिए स्टीव एक असफल अधेड़ उम्र के व्यक्ति से ज्यादा उच्च नहीं था, एक निराशा जो खाली हाथ घर लौट आई थी। परियोजना को बचाने की हताशा में जेन ने एक दृश्य का मंचन करने का सहारा लिया, जिसमें स्टीव अपनी मां को मेहनत से कमाए हुए पैसे दे रहा था। हकीकत में वह नकदी सिर्फ एक प्रॉप थी, डॉक्यूमेंट्री के लिए एक खोखला इशारा। जेन का बॉस प्रभावित नहीं हुआ। उसने उसके काम की धज्जियां उड़ा दी। डॉक्यूमेंट्री को एक बेरोजगार आदमी के नीरस चित्रण से ज्यादा कुछ नहीं बताया। यह जानते हुए कि यह इनकी कल्पना के अनुसार काम नहीं करेगा, उसने उसे एक नई दिशा खोजने के लिए और समय दिया। जेन चीजों को बदलने के लिए दृढ़ थी और वह स्टीव के साथ विचार मंथन करने के लिए बैठ गई। उसने अपनी आलोचना में कोई लाग लपेट नहीं की, उसके जीवन को नीरस और प्रेरणाहीन बताया। स्टीव, यह जानते हुए कि यह सब सच था, के पास कोई बचाव नहीं था। फिर जेन को उस स्क्रिप्ट बुक की याद आई जो स्टीव की मां ने उसे दिखाई थी। स्टीव द्वारा हाई स्कूल में लिखी गई कहानियों का एक संग्रह। एक कहानी, एक बुजुर्ग जोड़े के प्यार की एक मार्मिक कहानी, सबसे अलग थी। जेन ने सुझाव दिया कि वे इसे एक फिल्म में बदल दे। स्टीव इस विचार से उत्साहित होकर योजना पर चर्चा करने के लिए अपने परिवार को इकट्ठा किया। उसने इसे एक अचूक योजना के रूप में पेश किया, कुछ सार्थक बनाने का एक मौका, लेकिन उसे उनकी मदद की जरूरत थी। उसकी मां और पिता को मुख्य भूमिकाएं निभानी थी और वांडा को प्रोडक्शन में सहायता करनी थी। उसका परिवार सहमत हो गया, लेकिन केवल एक शर्त पर। स्टीव को इस प्रोजेक्ट के लिए खुद पैसे लगाने होंगे। बिना किसी पैसे के स्टीव एक समाधान के लिए हाथ पैर मारने लगा। उसने घर से एक प्राचीन फूलदान बेचने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि इससे लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त पैसा मिल जाएगा। लेकिन कबाड़ी की दुकान पर मालिक ने फूलदान को बेकार बताकर खारिज कर दिया। हार कर स्टीव उसे घर वापस ले आया। अपने बेटे के संघर्ष को देखकर स्टीव की मां ने मदद की। उसने उसे अलमारी से एक किताब दी और अंदर स्टीव को नोटों की एक गड्डी मिली। यह उसकी मां की बचत थी, जो उसे उसकी फिल्म के लिए पूंजी के रूप में दी गई थी। धन सुरक्षित होने के साथ स्टीव तैयारियों में जुट गया, लेकिन एक बड़ी बाधा थी। उसके पिता ने अभिनय करने से इनकार कर दिया, यह दावा करते हुए कि वो कैमरे के सामने अभिनय नहीं कर सकते। स्टीव हार मानने ही वाला था जब उसकी मां ने एक विकल्प सुझाया। उसने उसे हैरी से मिलवाया, जो एक पुराना दोस्त और एक पूर्व थिएटर अभिनेता था, जिसकी उपजिले में प्रतिष्ठा थी। उसका मानना था कि हैरी इस भूमिका के लिए एकदम सही था। समय बर्बाद न करते हुए स्टीव हैरी को ले आया और शूटिंग शुरू हो गई। तंग बजट के बावजूद प्रोडक्शन ने स्टीव की उम्मीदों को पार कर दिया। उसकी मां और वांडा ने इस प्रक्रिया को अपनाया, हर पल का आनंद लिया। लेकिन चुनौतियां सामने आई। तकनीकी समस्याएं, जैसे कि डेड बैटरी और एक कैमरा जो सहयोग करने से इनकार कर रहा था। फिर स्टीव के पिता थे, जिनकी अपनी पत्नी की हैरी के साथ केमिस्ट्री को लेकर ईर्ष्या ने तनाव पैदा कर दिया। एक समय पर उसके पिता ने घर पर फिल्मांकन पर भी प्रतिबंध लगा दिया, यह दावा करते हुए कि उनके ध्वनिक क्लब को अभ्यास के लिए जगह की जरूरत है। स्टीव बहस करने को तैयार नहीं था और शूट को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए सहमत हो गया। लेकिन नए स्थान ने अपनी समस्याएं खड़ी कर दी। जैसे ही कैमरा चालू हुआ, एक सुरक्षा गार्ड ने बीच में रोक दिया और उस जगह का उपयोग करने के लिए परमिट की मांग की। स्टीव ने तुरंत सोचते हुए गार्ड को सिगरेट से रिश्वत देने की कोशिश की और उसे फिल्म में एक भूमिका की भी पेशकश की। दुर्भाग्य से योजना विफल हो गई। कोई विकल्प न बचने पर टीम घर लौट आई और बालकनी पर शूट की तैयारी की।
लेकिन स्टीव के पिता, जो अभी भी ईर्ष्या में जल रहे थे, ने उनका सामना किया। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी पत्नी के लिए किसी दूसरे आदमी के साथ अभिनय करना अनुचित था, खासकर अंतरंग दृश्यों में। स्टीव, जो इस झगड़े में फंस गया था, ने सुझाव दिया कि अगर उन्हें इतनी ही असुविधा हो रही है तो उसके पिता मुख्य भूमिका निभा ले। नाटक को नजरअंदाज करते हुए स्टीव अपने सपने से प्रेरित होकर आगे बढ़ता रहा। उस रात स्टीव ने स्क्रिप्ट को संशोधित किया, इसे शूट की वास्तविकताओं के अनुकूल बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। जेन, उसकी निराशा को देखते हुए मदद करने की पेशकश की। साथ में उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी। उनका ध्यान शब्दों से हटकर एक दूसरे पर केंद्रित हो गया। उनकी निगाहें मिली, एक पल जो अनकहे जज्बातों से भरा था। चाहे वो प्रशंसा थी या कुछ गहरा, कोई नहीं कह सकता था। जैसे ही परियोजना पूरी होने के करीब पहुंची, स्टीव का सपना आखिरकार पहुंच में था। लेकिन पर्दे के पीछे जेन हर पल को रिकॉर्ड कर रही थी, यात्रा की कच्ची, अनफिल्टर्ड वास्तविकता को कैद कर रही थी। फुटेज के बीच एक ऐसा पल था जो स्टीव को हमेशा के लिए परेशान करने वाला था। यह पता चलना कि उसकी मां का निधन हो गया था। पूरी फिल्मांकन प्रक्रिया अचानक रुक गई, एक ऐसी त्रासदी से घिर गई जो किसी भी प्रोडक्शन से कहीं बड़ी थी। स्टीव की मां का निधन हो गया था। उनके अचानक चले जाने से परिवार को एक गहरा सदमा लगा। स्टीव के लिए यह एक ऐसी क्षति थी जिसने उसे अथाह दुख में डुबो दिया, लेकिन उसके पिता के लिए यह दुख पूरी तरह से कमजोर करने वाला था। उन्होंने कई दिन अंतिम संस्कार गृह में बिताए, अपनी कुर्सी पर गतिहीन बैठे, इस असंभव उम्मीद से चिपके हुए कि उनकी प्यारी पत्नी किसी तरह वापस आ जाएगी। इस बीच शहर के दूसरी तरफ स्टीव के जीवन पर जेन की डॉक्यूमेंट्री आखिरकार पूरी हो गई थी। फिर भी गर्व या राहत महसूस करने के बजाय वह अपराध बोध से भर गई थी। यह उस तरह का प्रोजेक्ट नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। जेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इसलिए नहीं कि वो प्रमोशन नहीं चाहती थी, बल्कि इसलिए कि वो एक ऐसी उपलब्धि स्वीकार नहीं कर सकती थी जो उसके दोस्त की पीड़ा की कीमत पर मिली हो। उसके लिए डॉक्यूमेंट्री अब काम का एक टुकड़ा नहीं थी, यह एक दर्दनाक याद दिलाती थी कि कैसे उसने अनजाने में स्टीव को उसके जीवन के सबसे अंधकारमय समय में से एक में उजागर कर दिया था। उसकी नजरों में स्टीव उसकी कहानी के सिर्फ एक विषय से बदलकर कोई ऐसा व्यक्ति बन गया था जो वास्तव में मायने रखता था। उसे चोट पहुंचाने का अपराध बोध उसके दिल पर भारी पड़ रहा था। घर पर स्टीव और वांडा तब स्तब्ध रह गए जब उन्होंने जेन की डॉक्यूमेंट्री को टीवी पर प्रसारित होते देखा। इसमें सब कुछ था, संघर्ष, दिल टूटना, वे कच्चे पल जिन्हें स्टीव ने निजी समझा था। उनका परिवार शहर में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन जहां इस ध्यान ने स्टीव को असहज कर दिया, वहीं उसके पिता किसी और चीज पर ही अटके हुए लग रहे थे। हर रात वह डॉक्यूमेंट्री को बार बार देखते थे, केवल उन दृश्यों पर ध्यान केंद्रित करते थे जहां उनकी पत्नी दिखाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे उसकी उपस्थिति के वे टुकड़े उसे भारी दुख के बीच थोड़ी सांत्वना दे रहे थे। स्टीव के लिए जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रही थी। जो आलस्य कभी उसके दिनों की पहचान था, अब उसकी जगह एक ऐसे खालीपन ने ले ली थी जो दुर्गम लगता था। घर सन्नाटे से गूंजता था, फिर भी उसकी मां की आवाज, उनकी डांट, उनकी फटकार अब भी उसकी याद में बसी हुई थी। हर बार जब वह उस मालिश वाली कुर्सी के पास से गुजरता था जिसकी वह लालसा करती थी, तो उसे पछतावे की चुभन महसूस होती थी, यह जानते हुए कि वह उनके लिए इसे कभी नहीं खरीद सका। एक शांत दिन जब स्टीव एक दिवास्वप्न में खो गया तो उसकी मां की परछाई लौटती हुई लगी। उसकी यादें उसके मन में भर गईं। कैसे वह हमेशा समर्पण और गर्व के साथ घर की देखभाल करती थी। भले ही वे कभी एक शीर्ष स्नातक थी और उनके पास कई करियर के अवसर थे, उन्होंने महत्वाकांक्षा के ऊपर प्यार को चुना था। एक उज्जवल भविष्य को पीछे छोड़कर तो अपने पति के साथ एक जीवन बनाने के लिए। लोगों ने शायद उनके जीवन को त्रुटिपूर्ण देखा होगा, लेकिन उसकी मां ने इसे शालीनता से अपनाया था। स्टीव को याद आया कि उसने उनसे पूछा था कि वह क्यों मानती हैं कि महिलाओं को शिक्षित होने की जरूरत है, और उनका हंसते हुए जवाब था, अपने पतियों से आगे निकलने के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने के लिए। उस सपने में स्टीव ने अपनी मां से यह भी पूछा कि वह एक असफल व्यक्ति कैसे बन गया। उनका जवाब उसके साथ रह गया, एक सौम्य मुस्कान। उनकी निगाहें समझ से भरी हुई थी जब उन्होंने कहा, सफलता हमेशा पैसे या संपत्ति के बारे में नहीं होती, और असफलता हमेशा बुरी चीज नहीं होती। दूसरों की सोच के पीछे भागते हुए खुद को कभी मत खोना। सच्ची सफलता दूसरों को खुशी देने में है। उनकी बुद्धिमत्ता ने स्टीव के दिल की दरारों को भरना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वह और सोच पाता, उसके पिता एक अप्रत्याशित अनुरोध के साथ उसके पास आए। फिल्म पूरी करो, उन्होंने दृढ़ संकल्प से भरी आवाज में कहा। वह इसे पूरा करने में स्टीव की मदद करने के लिए जो कुछ भी करना होगा करेंगे, सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वह अपनी प्यारी पत्नी को एक आखिरी बार देख सके। स्टीव की मां के गुजर जाने के 3 साल बीत चुके थे और दुख का बोझ उसके पिता के स्वास्थ्य पर भारी पड़ने लगा। 1 महीने बाद जब स्टीव के पिता का निधन हो गया तो दुख और गहरा हो गया। फिर भी स्टीव और वांडा ने अपने माता पिता की कब्रों पर जाने की एक रस्म बना ली। वे उन चीजों को साथ लाते थे जिन्हें उनके माता पिता ने संजोया था लेकिन जीवन में कभी प्राप्त नहीं किया। यह उन्हें सम्मान देने, उनकी याद को जीवित रखने का उनका तरीका था। स्टीव अंततः एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम करने लगा।
जबकि उसकी बहन वांडा ने दूसरे शहर में एक दोस्त के साथ एक फिटनेस सेंटर खोलने के अपने सपने को पूरा किया। यह जानते हुए कि उसे हर संभव मदद की जरूरत होगी, स्टीव ने उसे अपना एटीएम कार्ड सौंप दिया और उसे अपनी बचाई हुई जमा पूंजी दे दी। यह बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन यह उसका सब कुछ था। एक ऐसा इशारा जो उसकी बहन के लिए उसके खामोश प्यार को बयां करता था। वांडा चकित होकर आखिरकार अपने भाई की देखभाल और स्नेह की गहराई को समझ गई। एक साधारण दिन जब स्टीव शहर की सड़कों पर एक यात्री को ले जा रहा था, तो उसने जेन को देखा। वह अपने पति के पास लौट आई थी और अपने बच्चों से घिरी हुई थी, खुशी बिखेर रही थी। स्टीव को कोई कड़वाहट महसूस नहीं हुई, केवल एक शांत स्वीकृति। उसने महसूस किया कि जीवन खुशी और दुख का एक मिश्रण है, एक संतुलन जिसे हर कोई अपने तरीके से ढोता है। घर पहुंचकर स्टीव ने उस शांत खालीपन के लिए खुद को तैयार किया जो उसका नया सामान्य बन गया था। न मां की कोई डांट, न पिता के गुस्से का कोई विस्फोट, न वांडा की कोई चंचल शरारत। लेकिन उस दिन उसे एक ऐसी खबर मिली जिसने सब कुछ बदल दिया। उसकी शॉर्ट फिल्म ने चीन के सबसे बड़े फिल्म समारोह में एक पुरस्कार जीता था। वांडा ने उसकी जानकारी के बिना इसे गुप्त रूप से जमा कर दिया था। प्रसारण के अंत में उसके पिता का एक क्लिप चलाया गया, प्यार और गर्व का एक संदेश। वे दूसरों की नजरों में महान नहीं हो सकते, उसके पिता ने कहा, लेकिन मेरे लिए मेरे बच्चे मेरे जीवन की सबसे सार्थक चीज हैं। अपनी जिंदगी को जितना हो सके अच्छे से जियो।